जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे रिपब्लिक और डेमोक्रेसी। इस दोनों में क्या अंतर है, क्या समानता है और आखिर ये दोनों अलग अलग क्या है और भारत डेमोक्रेसी है या फिर रिपब्लिक है। आप सबने 15 अगस्त 26 जनवरी को स्कूल में मिठाई खाया होगा, तिरंगा फहराए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें अक्सर लोगों के अंदर ये डाउट रहता है कि आखिर दोनों में अंतर क्या है। अक्सर लोग इस दोनों को एक दूसरे के समानार्थी, एक दूसरे के पर्यायवाची मानकर चलते हैं कि दोनों एक ही है, लेकिन बहुत अंतर है दोनों में। आज इस डाउट को क्लियर करेंगे कि आखिर दोनों में अंतर क्या है। बेसिक बात करें इस दोनों की एक साथ, तो हमने जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों से, जब हमारे देश आजाद हुआ, यानी 15 अगस्त 1947 को जब अंग्रेज हमारा देश हमें सौंप कर वो जा रहे थे, तो उस दिन हमारा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। यानी 15 अगस्त 1947 को, जिस दिन अंग्रेज आधिकारिक रूप से भारत के नागरिक को छोड़ दे करके वो गए, लेकिन वहां पे हमारा संविधान, हमारा देश किस कानून के तहत, किस तरीके से प्रशासनिक काम कैसे होगा, सरकार का गठन कैसे, ये सारी चीजें हमारे पास नहीं था। कोई कानून हमारे पास नहीं था, जो था अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ था। तो भारत को चलाने के लिए जरूरी था कि भारत का अपना कोई संविधान, अपने कोई कानून होनी चाहिए, भारत की परिस्थिति, भारत की समाज, भारत की राजनीतिक स्थिति के आधार पे अनुसार। तो हमारे पास वो नहीं था, तो उसको हमारा अपना संविधान, हमारा अपना कानून बनाने के लिए हमें संविधान सभा गठन करना पड़ा और हमारा अपना एक कानून संविधान के रूप में बनाना पड़ा। तो संविधान बनाने में जो 3 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा, तो उस स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 1947 के बाद जो संविधान हमारा जितना समय में बना, उसके 3 साल के बाद यानी 1950 में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है। तो उस दिन को हम बोलते हैं गणतंत्र दिवस। यानी 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र हो गए, यानी हमारा देश स्वतंत्र हो गया, हम स्वतंत्र नहीं हुए थे। यानी देश का नागरिक स्वतंत्र नहीं था। देश के नागरिक की सुरक्षा, देश के नागरिक की आजादी, स्वतंत्रता ये किसी के हाथ में नहीं थी अभी सुरक्षित। तो जब हमारा अपना संविधान बन गया और संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, उस दिन हमारा देश क्या होता है, स्वतंत्र तो पहले से था, हमारा देश गणतंत्र हो जाता है। यानी हमारे देश की नागरिक को अधिकार, नागरिक की सुरक्षा, नागरिक को बोलने की आजादी सारी उस संविधान के अकॉर्डिंग हमें मिल जाता है। तो उस दिन को हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में। तो गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी 26 जनवरी को। और लोकतंत्र स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो उसको लोकतंत्र वहां से स्वतंत्रता दिवस, और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र इसलिए बोलते हैं 26 जनवरी के बाद। तो अब इस दोनों में देखेंगे, सॉरी ये यहाँ पे लोकतंत्र में नहीं आएगा, गणतंत्र की बात करते हैं, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। तो 26 जनवरी के बाद हमारा देश गणतंत्र होता है, उससे पहले 3 साल के लिए 1947 के बाद हमारा देश लोकतंत्र ही रहता है। अब डेमोक्रेसी और गणतंत्र में क्या अंतर है, रिपब्लिक में, लोकतंत्र में? तो यहाँ पे देखिए, पहले हम इस दोनों की समानता की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम दोनों में क्या अंतर है उसकी बात करेंगे। तो जब समानता की बात करते हैं, तो जो चीजें लोकतंत्र में रहेगा वो चीजें गणतंत्र में भी रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि लोकतंत्र आज के राजनीतिक स्थिति के अनुसार क्या है, गणतंत्र का एक छोटा सा बच्चा है। आज के जो पॉलिटिक्स है, आज के जो राजनीतिक शास्त्र है, वो क्या करता है, वो कहते हैं कि गणतंत्र, अगर गणतंत्र ये है तो इसके अंदर ये वाला छोटा सा हिस्सा लोकतंत्र है। यानी लोकतंत्र से बहुत व्यापक विचारधारा गणतंत्र का है, लोकतंत्र से काफी उच्च आदर्श रखता है गणतंत्र। तो लोकतंत्र एक संकीर्ण अवधारणा है। इसका मतलब गणतंत्र, जो राष्ट्र गणतंत्र होगा, जो राष्ट्र गणतंत्र होगा वो राष्ट्र ऑटोमेटिक लोकतंत्र भी हो जाएगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जो राष्ट्र लोकतंत्र होगा वो राष्ट्र गणतंत्र भी हो। हम पढ़ते हैं रीजनिंग में इस तरीके के सवाल कि जब ये है तो इसका मतलब ये होगा कि जो, मान लीजिए इसका नाम ए है और इसका नाम बी है, इस रेखा को, तो बी के पास जो नॉलेज है वो ए के पास होगा, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ए के पास जो नॉलेज है वो बी के पास होगा ही होगा, क्योंकि ए बी के अंदर में आता है। तो इसी प्रकार गणतंत्र के अंदर में आता है लोकतंत्र। यानी जिस राष्ट्र में गणतंत्र होगा वहां लोकतंत्र ऑटोमेटिक होगा। इसका मतलब है कि जब हम लोकतंत्र को समझ लेंगे तो
गणतंत्र को समझ लेंगे तो लोकतंत्र ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, और जब हम जो पहलू लोकतंत्र में समझेंगे वो पहलू गणतंत्र में भी रहेगा ही रहेगा। तो लोकतंत्र में क्या है उसको समझते हैं। तो राष्ट्र की स्वतंत्रता के आधार पर अगर देखा जाए, राज्य के सरकार के आधार पे, तो दो प्रकार की होती है सरकार, एक लोकतांत्रिक और एक राजतांत्रिक। राजतांत्रिक में होता है कि किसी भी राष्ट्र का जो प्रमुख होता है, मुखिया होता है, शासन जो चलाता है वो राजा के हिसाब से चलाता है। और लोकतंत्र में होता है, वहां पे होता है, लोकतंत्र में जो सरकार चलाता है वो वहां के नागरिक के प्रतिनिधि चलाता है। इसलिए हम कहते हैं लोकतंत्र की परिभाषा की जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा प्रशासन। तो यहाँ पे जो भी होगा जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि यानी निर्वाचित सरकार, निर्वाचित सरकार के माध्यम से यहाँ पे लोकतांत्रिक देश में सरकार चलाया जाएगा, यानी प्रशासन चलाया जाएगा। ये पहली विशेषता इसका हुआ। दूसरी विशेषता हुआ, जो भी सरकार होगा, मान लीजिए हमने सिलेक्ट करके किसी को सरकार बनाया, कहीं कल को वह सरकार मेरे ऊपर ही हावी हो गया, मेरे ही अधिकार को छीन करके मेरे साथ ही शोषण करता है, तो फिर उसका जिम्मेवार कौन होगा। तो इसके लिए सरकार किस तरीके से काम करे, सरकार को कितनी पावर होगी, कितनी अधिकार होगा, कितनी स्वतंत्रता होगी, कितनी लिमिटेशन होगा, उसके काम करने की सीमा क्या होगी, वो सीमा हमें कौन तय करता है, संविधान तय करता है। यानी एक संविधान होगा। संविधान को शक्ति कौन देता है, जनता के माध्यम से मिलता है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता सबसे ऊपर होता है। तो सबसे पहले हमें मिलता है, सबसे पहले ऊपर आता है इसमें जनता, नागरिक, और उसके नीचे आता है संविधान, और उसके नीचे आता है सरकार। इसीलिए जो अधिकारी सेवा में कार्यरत है जनता के लिए, उससे क्या कहते हैं, सिविल सर्वेंट कहा जाता है, यानी जनता का नौकर। क्योंकि जो भी उस अधिकारी को जो भी शक्ति मिला हुआ, कहाँ से मिला हुआ, संविधान से मिला हुआ है। और संविधान को शक्ति कौन देता है, नागरिक देता है। तो जो भी यहाँ पे सरकार होगा, वो सरकार जनता के अंदर में आएगा, यानी जनता का वो सेवक होगा, सरकार या अधिकारी। तो यहाँ पे हमें निर्वाचित सरकार मिलता है, उसको सरकार को संचालित करने का, सरकार की सीमा, उसकी शक्ति देने के लिए संविधान है। और संविधान मान लीजिए कि, और संविधान कहता है कि जो निर्वाचित सरकार है, संविधान में संरक्षण, संविधान में संशोधन करने की शक्ति, समाज में क्या चाहिए, समाज में परिस्थिति समय के अनुसार क्या परिवर्तन संविधान में करना है, समाज की आवश्यकता के अनुसार, वो कौन करेगा, सरकार करेगी। सरकार मतलब जो हमारा निर्वाचित सरकार है, विधायिका करेगा। तो ये विधायिका मान लीजिए कल को, और विधायिका जब कानून बनाएगा, तो पार्लियामेंट में कानून बनाने का सिस्टम क्या है, बहुमत से कानून बनाए जाते हैं। जिस कानून को आप पेश करते हैं उसमें अगर बहुमत से वोट मिलता है, वो कानून पास हो जाता है। तो मान लीजिए कल को कोई सरकार बनाता है, 400 सीटों, 400 सदस्य, 400 सदस्य को लेकर के कोई सरकार बना लेता है पूर्ण बहुमत से, और वो कल को पूर्ण बहुमत से सरकार बना करके और संविधान में परिवर्तन कर ले कि संविधान के जो मूल अधिकार जो नागरिक को मिला हुआ है, वो मूल अधिकार को सीमित कर दे। मान ले कि मूल अधिकार में ये प्रावधान कर दे कि आजकल लड़कियां आपस में बहुत ज्यादा अपनी संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं, तो हम ये प्रावधान, ये अधिनियम लाते हैं कि कोई भी लड़का लड़की अब रिलेशनशिप या लव इन रिलेशनशिप का जो प्रावधान है या अफेयर्स नहीं कर सकता है। तो वहां पे क्या हुआ, हमारा जो आर्टिकल 21 में जो हमारा मूल अधिकार था कि 18 साल से प्लस के कोई भी लड़का लड़की, कोई भी व्यक्ति को अपने पसंद का संबंध बनाने का, अपने पसंद के जीवन जीने का अधिकार है। तो अधिकार क्या करता है, यहाँ पे संविधान, विधायिका, संसद हमें क्या करता है, छीन लेता है। तो ये अधिकार सीमित हो गया। ये तो सीमित मात्रा में। कल को जैसे 1975 में क्या हुआ था, 1975 में आप सबको याद होगा कि इमरजेंसी लाया गया था इंदिरा गांधी जी के सरकार के द्वारा। तो ये इमरजेंसी क्या है, इमरजेंसी एक तरीके से लोकतंत्र को यहाँ पे राजतंत्र में बदलने की प्रक्रिया था। लोकतंत्र में जनता के कोई अधिकार, जनता की अधिकार, उसकी स्वतंत्रता कुछ नहीं, पूरी सीमित करके सरकार पूरी जनता पे हावी हो गया था और सारी जनता के अधिकार छीन लिया गया था। तो उस स्थिति में जनता के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए एक स्वतंत्र क्या है, न्यायपालिका, एक न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो हम बोलते हैं, वो स्वतंत्र न्यायपालिका है, सरकार से बिल्कुल अलग है, यानी समानार्थी है। जैसे संविधान का संरक्षण का अधिकार किससे है, न्यायपालिका को, कि अगर कल को पार्लियामेंट संविधान का में दिए गए प्रावधान का या संविधान के साथ कुछ छेड़छाड़ करता है, संविधान के रूल के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है,
तो वहां पे न्यायपालिका क्या करेगा, उस संविधान के अनुसार विधायिका द्वारा बनाए गए कानून का क्या करेगा, न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार है किसे, न्यायपालिका को। और न्यायिक समीक्षा करके जो अधिनियम संसद ने बनाया, पार्लियामेंट ने बनाया है, अगर वो अधिनियम संविधान के में लिखी हुई बातों का, संविधान के में लिखी हुई जो अधिकार नागरिक को दिया गया, जो भी प्रावधान है उसका उल्लंघन करता है, तो यहाँ पे न्यायपालिका को अधिकार है कि उस कानून को रद्द कर दे। तो संविधान में न्यायपालिका एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जो सरकार को सीमित करता है, संविधान की संरक्षण देता है। ये हुआ 3 मुख्य बातें लोकतंत्र की। चौथा हम बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा कौन है, नागरिक। तो यहाँ पे हमें नागरिक जब सबसे बड़ा है तो नागरिक का अधिकार, स्वतंत्रता और सुरक्षा, न्याय, ये सारी चीजें संविधान के अकॉर्डिंग भारतीय नागरिक को मिला हुआ है। ये तो लोकतंत्र में नागरिक का अधिकार, नागरिक की स्वतंत्रता, बोलने की आजादी, सरकार के खिलाफ बोलने की आजादी, आंदोलन की आजादी, जीवन जीने की आजादी, सुरक्षा, न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय। आप प्रस्तावना पढ़ते हैं, प्रस्तावना में हमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है, अधिकार की बात करता है। तो ये सारी चीजें लोकतंत्र में होनी चाहिए। अगर किसी देश में व्यक्ति को सरकार के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है, स्वतंत्रता, उसे बोलने की आजादी नहीं है, तो वो देश लोकतंत्र नहीं कहलाएगा। जैसे आपने नॉर्थ कोरिया की बात सुना होगा, किम जोंग का, तो वहां पे क्या है, वहां पे अभी भी राजतंत्र चलता है, राजाशाही वाली शासन चलता है। वहां सरकार निर्वाचित नहीं होता, यानी सरकार जो भी कहेगा वो जनता को मानना पड़ेगा, या जनता के हित में हो या जनता के शोषण के लिए हो। डोंट वरी, वहां कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पे ये सुरक्षित नहीं है। तो वहां पे क्या हुआ, राजतंत्र हुआ। लेकिन लोकतंत्र में ये सुरक्षित होना चाहिए। जब ये सारी चीजें होनी चाहिए तो लोकतंत्र में, तो गणतंत्र में क्या ये सारी चीजें होनी चाहिए? बिल्कुल। जो जितनी चीजें लोकतंत्र में है वो सारी चीजें गणतंत्र में भी होगा। तो फिर आप कहोगे अंतर क्या है? जब ये सारी चीजें इसमें भी है तो फिर अंतर क्या है? अंतर हम अब समझेंगे कि आखिर इसमें की बात करें तो पहला, आप सबने पढ़ा होगा गणतंत्र में जिसका राष्ट्र प्रमुख कौन होता है? राष्ट्र प्रमुख कमेंट बॉक्स में बताइए। राष्ट्र प्रमुख, कोई लोग कहेंगे कि प्रधानमंत्री हमारे देश के राष्ट्र प्रमुख है। नहीं, प्रधानमंत्री हमारे देश की सरकार का मुखिया है, यानी सरकार का मुखिया, प्रमुख। लेकिन जब हम राष्ट्र की प्रमुख की बात करते हैं तो राष्ट्र का प्रमुख प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपति होता है, जिसे भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है, जो निर्वाचित होता है। हम उनका सिलेक्शन नहीं करते, लेकिन हमारे द्वारा जो निर्वाचित प्रतिनिधि है, जो पार्लियामेंट में गया है, उसके द्वारा चुना हुआ व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्र का प्रमुख बनता है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख होता है। अगर ये राष्ट्र प्रमुख निर्वाचित ना हो तो गणतंत्र होगा नहीं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ब्रिटेन में आज भी रानी का शासन चलता है, यानी राजशाही शासन चलता है, लेकिन सरकार वहां भी निर्वाचित होता है। लेकिन जो राष्ट्र का प्रमुख होता है, जो हम आज भारत में जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, लेकिन ब्रिटेन में राष्ट्रपति की जगह पे महारानी है, जो राजशाही शासन है, यानी वंशानुगत है। जो आज रानी है उसी का आने वाला जो संतान होगा, आने वाली जो पीढ़ी होगा, उत्तराधिकारी, वही वहां का शासन महारानी बनेगी। तो वहां भी आज भी निर्वाचित नहीं है, तो वहां गणतंत्र नहीं, केवल लोकतंत्र है, क्योंकि सरकार जो सरकार को चलाता है वो निर्वाचित होता है, राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित नहीं होता है। तो भारत में क्या है, राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है। तो पहला इसका अंतर तो ये हो गया कि लोकतंत्र में राष्ट्र प्रमुख निर्वाचित हो जरूरी नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में गणतंत्र में राष्ट्र प्रमुख निर्वाचित होगा। ये पहला अंतर है। दूसरा अंतर, विशेषाधिकार वर्ग विहीन। वर्ग विहीन। हमने कहा कि अभी लोकतंत्र में राष्ट्र प्रमुख निर्वाचित हो ऐसा जरूरी नहीं है, नहीं भी हो सकता है। जैसे ब्रिटेन की महारानी, तो महारानी
ब्रिटेन की महारानी एक परिवार, तो यहाँ विशेष अधिकार उसको मिल गया बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी चुनाव के, ऑटोमेटिक वहां के महारानी वहां की सत्ता पे बैठा हुआ। तो इस महारानी के परिवार को क्या हुआ, विशेषाधिकार मिल गया। लेकिन भारत में किसी को विशेष अधिकार नहीं है कि वो किसी भी संघर्ष की या किसी भी प्रोटोकॉल या किसी प्रावधान का पालन किए बिना वो किसी चीज का हकदार हो, किसी सत्ता का हकदार हो, किसी पद का हकदार हो, ऐसा नहीं है। सबके लिए इक्वली प्रावधान होता है। अगर राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन का जो प्रावधान है वो सबके लिए है, उस प्रावधान को फॉलो करके, उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके कोई भी व्यक्ति यहाँ का प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन ब्रिटेन की महारानी का पद केवल उसी के लिए वंशानुगत हो गया, तो यहाँ पे उसको क्या हो गया, विशेष अधिकार मिल गया इस व्यक्ति को। लेकिन गणतंत्र में किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार नहीं मिलता है। आप कहोगे फिर सचिन तेंदुलकर को, बाकी बहुत सारे लोगों को जो पुरस्कार दिया जाता है तो वो क्या है, उसको विशेष अधिकार क्यों दिया गया, उसे पुरस्कार क्यों दिया गया, हमें क्यों नहीं दिया गया? क्या हम गोबर गणेश से जो हमें पुरस्कार नहीं दिया गया उसे दिया गया? तो यहाँ पे बात पुरस्कार की जब आती है, सम्मान की जब आती है, तो वो किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। आप सचिन तेंदुलकर जी की बात करेंगे तो उनको नहीं, बल्कि उनके योग्यता को दिया गया जो उन्होंने देश के लिए किया। जो सेना में वीर चक्र, शौर्य चक्र से पुरस्कारित किया जाता, सम्मानित किया जाता है, उस व्यक्ति को नहीं, उस व्यक्ति को योग्यता को सम्मानित किया जाता है, ताकि समाज में आने वाली पीढ़ी को एक आइडियल के रूप में उसे देखे, एक लोगों के अंदर एक प्रोत्साहन की भावना जगेगी, काम करने, मेहनत करने की भावना जगे। तो उन लोगों को नहीं, बल्कि उसकी योग्यता को पुरस्कारित किया जाता है, जो सबको इक्वली अवसर दिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति वैसा काम करे और उसको पुरस्कार दिया जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जो पुरस्कार दिया जाता है किसी व्यक्ति को, वो व्यक्ति अपने नाम के आगे या पीछे उस पद का नाम नहीं इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसे इतिहास में आप देखते हो कि ब्रिटिश अधिकारी हुआ करता था, वो क्या करता था, लॉर्ड की उपाधि धारण करता था, राजा महाराजा महाधिराज की उपाधि धारण करता था। तो महाराजा धीराज वगैरह वगैरह उपाधि धारण करके अपने नाम के साथ जोड़ करके अपने आप को एक बहुत बड़ा बलशाली या बहुत बड़े व्यक्ति के रूप में पहचान देता था। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। जिसका जो ऑफिशियल नेम है उसी का प्रयोग कर सकता है। कोई उपाधि या कोई सम्मान जो कहीं से मिलता है वो नहीं ले सकता, मतलब अपने नाम के साथ सम्मान को नहीं जोड़ सकता है। तो इसीलिए कहते हैं कि गणतंत्र में विशेषाधिकार वर्ग विहीन समाज होता है, लेकिन लोकतंत्र में विशेषाधिकार हो सकता है। विशेषाधिकार यहाँ पे हो सकता है। कर ये हो सकता है, इसमें विशेषाधिकार वर्ग विहीन होगा। तीसरा, समानता। लोकतंत्र में असमानता हो सकता है। जैसे ही विशेषाधिकार वर्ग हुआ, समानता बन गया, असमानता हो गया। क्योंकि ब्रिटेन में अगर बात करें तो ब्रिटेन में जो नागरिक होगा और जो महारानी होगी, उस दोनों में तो असमानता पहले ही हो चुका है। लेकिन गणतंत्र में असमानता नहीं होनी चाहिए। समानता, सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म इक्वली होना चाहिए। कोई भी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, आर्थिक रूप से कोई भेदभाव या कोई ऊपर नीचे, ऊंच नीच का कोई वर्ग नहीं होना चाहिए। सारे के सारे वर्ग एक समान होना चाहिए। इसमें गणतंत्र में समानता, पूरी तरह समानता। तो क्या भारत में ये बेसिकली तीन चीजें हैं जो इस तीनों को अंतर करता है। यानी राष्ट्र प्रमुख निर्वाचित लोकतंत्र में हो सकता है, गणतंत्र में नहीं हो सकता। विशेषाधिकार वर्ग लोकतंत्र में हो सकता है, गणतंत्र में नहीं हो सकता। असमानता लोकतंत्र में हो सकता है, गणतंत्र में नहीं हो सकता। गणतंत्र में कौन होगा, समानता। तो फिर अब सवाल आता है, क्या भारत लोकतंत्र है या गणतंत्र है? तो आप इस चीज में से देख लो कि क्या भारत में इसमें से कौन सी विशेषता है। तो राष्ट्र प्रमुख निर्वाचित होता है, विशेषाधिकार वर्ग विहीन समाज है। लेकिन ये चीज जो देख रहे हो आप, समानता की भावना, क्या समानता है भारत में? भारत तो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, आर्थिक रूप से बटा हुआ समाज है। लिंग के आधार पे बटा हुआ है, स्त्री पुरुष। तो क्या भारत में समानता है? जब भारत में समानता नहीं तो क्या भारत गणतंत्र कैसे हो गया? हम गणतंत्र दिवस कैसे मनाते हैं, रिपब्लिक डे कैसे मनाते हैं? तो आपको मैं बता दूं, गणतंत्र केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है। तो फिर गणतंत्र शब्द कहां से आया? गणतंत्र एक आदर्श संकल्पना है। लोग कहते हैं हमें गणतंत्र देश बनाना है, उद्देश्य रखते हैं। लेकिन गणतंत्र वास्तव में किसी भी देश में गणतंत्र की व्यवस्था नहीं है। ये केवल आदर्श संकल्पना है
जो कभी हमको लगता है कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि समानता कैसे आप समाप्त करोगे? लोगों के न्याय न्याय कैसे आप सुनिश्चित करोगे न्याय? आज आप उदाहरण देख सकते हो कि कोई छात्र के साथ धोखाधड़ी होता है, एग्जाम सेंटर पे जाता है, पेपर लीक हो जाता है, उसको पर्याप्त सुविधा नहीं मिलती है, जब प्रोटेस्ट करता है सरकार के खिलाफ, क्योंकि उसको सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का उसे अधिकार है, संविधान ने दिया है, फिर भी सरकार आते उसे चुत्तर पे डंडा मार के भगाकर सुला के हाथ पैर हाथ तोड़कर सर हाथ तोड़कर फोड़कर उसे वापस भेज देता। क्या यही न्याय है? अगर न्याय है तो क्या ये समानता है? क्या यही गणतंत्र है? आप देख रहे हो कि बिहार में बुलडोजर चल रहा है और लोगों की जो जमीन पे जो अतिक्रमण किया, जो घर बनाए उसे तोड़ दिया जाता है, लोगों को बेघर करके छोड़ दिया जाता है। कि यही गणतंत्र है? नागरिक की सुरक्षा, नागरिक को न्याय देना सरकार की अधिकार, सरकार की जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है, लेकिन सरकार उसके साथ शोषण। तो ये चीजें कैसे होगा? आज भी लोग, हजारों की संख्या में लोग सड़क पे सोते हैं, गरीब है, घर नहीं है। जलवायु का आप देख रहे हो कि दिल्ली में जिस प्रकार से वायु प्रदूषण का संकट है, तो ये क्या है? ये न्याय कैसे सुनिश्चित हो रहा है? ये गणतंत्र कहाँ से आ गया? तो भारत न तो गणतंत्र है, लोकतंत्र है। भारत क्या है? लोकतंत्र है। लेकिन गणतंत्र कोई दुनिया में कोई राष्ट्र नहीं है, भारत भी नहीं है गणतंत्र। भारत तब गणतंत्र होगा जब भारत की समाज जाति के नाम पर समान होगा, धर्म के नाम पर सब एक दूसरे के समान होगा, आर्थिक रूप से सब एक दूसरे के समान होगा, किसी के साथ कोई शोषण नहीं होगा। सरकार काम करेगी तो जनता के हित में करेगी, अगर जनता को वो चीजें नहीं चाहिए तो सरकार उसको नहीं दे सकता, तभी गणतंत्र हो सकता, जो कि कभी संभव है ही नहीं। इसका मतलब हुआ कि भारत गणतंत्र नहीं है, केवल आदर्श संकल्पना है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। और मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। गणतंत्र लोकतंत्र आपको समझ में आया होगा। इसमें किसी भी प्रकार की डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें उस डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।